नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम मनमोहन सिंह के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह पिछले हफ्ते राज्यसभा से रिटायर हो गए। उनका राजनीतिक जीवन जो कि 1991 में 1991 में जो शुरू हुआ था, उसे 2024 में आकर एक तरह से विराम लग गया। मनमोहन सिंह 92 साल के हैं और अब वो सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे। तो आज बात करेंगे मनमोहन सिंह के करियर के बारे में, उनका देश की इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है, इस बारे में बात करने की। तो मनमोहन सिंह के अगर पूरे करियर की बात करूं मैं, तो मेरी नजर में दो बयान उनकी जो राजनीतिक उनका सफर रहा है, उसको वो दो बयानों में पूरी कहानी समझ में आ जाती है। पहला बयान उन्होंने 1991 में दिया था, 24 जुलाई 1991 को, जब उन्होंने देश का बजट पेश किया था, जब वो वित्त मंत्री बने थे। तो उस बजट भाषण में उन्होंने एक कोट इस्तेमाल किया था, फ्रांस के एक लेखक है विक्टर ह्यूगो। उनके बयान का हवाला देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया में, अगर मैं उसको अंग्रेजी में कहूं, कि नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी अगर उसका मैं भावार्थ लगाऊं या उसको मैं हिंदी में समझाऊं, तो उनके कहने का आशय ये था, 1991 में उन्होंने ये बात कही थी, आज से 33 साल पहले ये बात कही थी, कि विक्टर ह्यूगो कहा करते थे कि जिस आइडिया का टाइम आ जाता है उसको धरती की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और तब उन्होंने कहा था कि भारत का टाइम अब आ गया है, भारत अब जाग गया है और भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति, जिसकी हम आज बात करें, वो उन्होंने कहा था 1991 में कि भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। तो ये जो बयान मैंने कहा था कि मनमोहन सिंह ने तब कहा था कि ये आइडिया है जो इंडिया, उसका एक तरह से टाइम आ चुका है और अब इंडिया यहां से आगे बढ़ेगा। दूसरा बयान जो उन्होंने दिया था, जिसके मैंने पहले बयान का आपको जिक्र किया, दूसरा बयान उन्होंने दिया था 2014 में, यानी आज से लगभग 10 साल पहले, जब प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उस समय उन पर आरोप लग रहे थे कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार में काफी घोटाले हुए, कोयला, टेलीकॉम, इस तरह के, महंगाई से भी लोग परेशान थे। तो उस वक्त मनमोहन सिंह के बारे में मीडिया में, संसद में तरह तरह की बातें कही जाती थी। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, ऐसा मुझे विश्वास है कि जो इतिहास है वो मेरे साथ न्याय करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये दो बयान, पहला जो उन्होंने 1991 में दिया और दूसरा जो 2014 में दिया, लगभग 23-24 साल के अंतराल में ये जो दो बयान दिए हैं, वो एक तरह से मनमोहन सिंह की पूरी कहानी को बयान करते हैं। अब हम लौटते हैं पहले बयान की तरफ। 1991 में मनमोहन सिंह कोई राजनीति में नहीं थे। इससे पहले वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग बन गया, उसके वो उपाध्यक्ष रह चुके थे, वित्त मंत्रालय में सचिव रह चुके थे। तमाम आर्थिक विषयों से संबंधित जितने भी सरकारी पद थे वो उनके पास, उन्हें मिल चुके थे। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब देश के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। संकट यह था कि हमारे पास मुश्किल से 3 हफ्ते की, जी हाँ 3 हफ्ते, मतलब 21 दिन 25 दिन आप जो भी कह लें, उतनी ही विदेशी मुद्रा हमारे पास बची थी। यानी हम कोई पेट्रोल डीजल जो आयात करते हैं, जो कच्चा तेल आयात करते हैं, वो आयात करने के भी पैसे नहीं थे। और विदेश में अगर कोई बिल चुकाना है, जो सामान हम मंगवाते हैं, तो वो विदेशी मुद्रा ही खत्म हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा संकट था और इसको उबारने के लिए, इससे उबरने के लिए हमें कोई इकोनॉमिस्ट या एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए था देश को, जो हमको इस रास्ते से, इस मुश्किल से निकाल सके। तो उस समय नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को हमारे देश का वित्त मंत्री बनाया। उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था और जो भाषण दिया उन्होंने जुलाई 1991 में, उन्होंने ये बात कही थी कि द आइडिया, जिसका टाइम आ जाता है, उस आइडिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो 1991 के पहले तक, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत एक तरह से समाजवाद के रास्ते पर चल रहा था। बाजार या प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें खुली हुई नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी ने देश में प्राइवेट सेक्टर के लिए अवसर खोल दिए। पहले लगभग हर चीज में या तो सरकार काम करती थी
या अगर प्राइवेट सेक्टर करता भी था तो उसमें कोटा तय सरकार करती थी कि कितना सामान बनेगा, उसका कितना दाम होगा। तो एक तरह से जिसको कहता है कि भाई एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, वो एक तरह से खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। और उसके बाद में देश जो है एक तरह से तेज आर्थिक विकास के रास्ते पर चल पड़ा। और ये कोई आसान नहीं था। अभी हमको लग रहा है कि भाई उस समय लिबरलाइजेशन हो गया, मजबूरी रही थी, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 1976 में, मतलब 1991 से मात्र 15 साल पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस की ही अध्यक्ष थी, प्रधानमंत्री थी, उन्होंने प्रस्तावना में जुड़वा दिया था कि देश जो है समाजवादी रहेगा। तो समाजवादी देश में बाजार के लिए खोल देना ये कोई आसान राजनीतिक कदम नहीं था, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसको किया, इसका साहस दिखाया, उन्होंने ये काम किया और इसमें मनमोहन सिंह ने उनका साथ दिया बतौर वित्त मंत्री। तो आज अगर हम जब बात करते हैं कि देश चौथी बड़ी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहा है, बन चुका है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो ये इसकी नींव जो है वो डली थी 1991 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। मनमोहन सिंह का जो दूसरा करियर का या दूसरा बड़ा मोड़ आया, जो उनके करियर का शिखर था, वो ये था कि 2004 में उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जो है वो जो बने थे, वो उन्हीं के जो मीडिया सलाहकार हैं, उन्होंने बाद में एक किताब लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो मनमोहन सिंह का जो प्रधानमंत्री बनना वो एक तरह से एक्सीडेंट था, क्योंकि सोनिया गांधी जो है उन्होंने ये मना कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। दरअसल 2004 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल जाएगी। अब जब सीटें मिल गई और एक कोएलिशन बन गया, एक गठबंधन सरकार बन गई, तो अब सवाल उठा कि भाई उसका प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी ही बनेंगी, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी और कांग्रेस की लीडर थी। पर सोनिया गांधी ने विदेशी मूल को लेकर उनके जो आरोप लगते थे उन पर, उसका हवाला देके उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और मनमोहन सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो बात कही जाती है कि मनमोहन सिंह जो है एक ऐसे हालात में प्रधानमंत्री बने क्योंकि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। तो जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी। पिछले 10 सालों से तो हम एक तरह से बहुमत की सरकार देख रहे हैं, लेकिन एक कोएलिशन की सरकार चलाना बड़ा मुश्किल था और मनमोहन सिंह ने 5 साल नहीं 10 साल तक वो कोएलिशन की सरकार चलाई। तो उसका अगर मैं हाईलाइट कहूं तो आर्थिक सुधार तो देश में लगातार चल रहे हैं। 1991 के बाद में कभी भी वो पहिया पीछे नहीं घुमा है, वो आगे ही बढ़ा है और यही काम मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते हुए भी होता रहा। लेकिन एक जो बड़ा उनकी नीति रही, और वो मैं कहूंगा इकोनॉमी से ज्यादा वो लोगों के लिए थी, कि उन्होंने राइट बेस्ड जो है, अधिकार बेस्ड जो है पॉलिटिक्स की या पॉलिसीज लाई। मसलन कि भाई रोजगार की गारंटी है, मनरेगा जो उन्होंने कानून बनाया, तो मनरेगा कानून के तहत जो है ग्रामीण भारत में हर व्यक्ति को 100 दिन काम मिलने की गारंटी है। या शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा की गारंटी दी कि हर बच्चे को जो है शिक्षा की गारंटी कानून ने दी हुई है। या भोजन की गारंटी अब दी उन्होंने, जब फूड का उन्होंने बिल लाया। तो कुल मिला के ये था कि जो लोगों की जरूरतें हैं वो उनका अधिकार बने और वो सरकार उसको मुहैया करवाए। ये उनके कार्यकाल का एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। एक और जो बड़ा हाईलाइट मुझे लगता है वो ये था कि मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगा दी, क्योंकि हमको अमेरिका से जो है सिविल न्यूक्लियर डील करनी थी। तो ये 2008 में ये समझौता हुआ था और ये समझौता क्या था? समझौता ये था कि भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है या परमाणु से हम जो बिजली बनाते हैं, उसके लिए जो ईंधन की जरूरत पड़ती है वो हमें नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा मिलिट्री और सिविल जो है वो अलग अलग नहीं था और हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस थे पहले से, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण किए थे। तो अमेरिका ने भारत के लिए ये एक तरह से अपवाद बनाया कि भारत को हम ईंधन देंगे, और ये डील जो है भारत ने अमेरिका के साथ की थी। तो लेफ्ट पार्टियां जो कि मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और ये लगा कि अब ये सरकार गिर जाएगी। लोगों ने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह खामखा ये जो है जिद कर रहे हैं कि भाई इस बिल के लिए वो सरकार दांव पे लगा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार दांव पे लगाई, विश्वास मत हुआ और मनमोहन सिंह जीत गए।
तो ये जो अमेरिका के साथ जो डील हुई, इसका बिजनेस को या इकोनॉमी को एक साइड में फायदा ये भी हुआ कि भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो और मजबूत हुए। अमेरिका और भारत का व्यापार जो है वो और सुगम बनाने में उससे मदद मिली। अमेरिका की कंपनियों का विश्वास बढ़ा, भारत में निवेश भी बढ़ा। तो जैसा मैंने कहा कि ये जब चलता रहा था तो 2004 मतलब जब सेकंड टर्म आया मनमोहन सिंह का, उस समय काफी सारे घोटालों के आरोप लगने लग गए। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो एक तरह से वो घोटालों की सरकार कही जाने लगी। और दूसरा ये बात लगी, उन पर आरोप लगा कि वो रिमोट कंट्रोल से, मतलब सोनिया गांधी जो है कि रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चलाते हैं, वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। तो मनमोहन सिंह की छवि को जब सेकंड टर्म यूपीए का था 2009 से 2014 में, उस समय काफी धक्का लगा। और उसी समय जो मैंने पहले जिस बयान का जिक्र किया था, मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, या हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अब जब 10 साल के बाद हम इस बयान को देखते हैं मुड़कर, तो सवाल यह है कि क्या इतिहास ने, क्या हिस्ट्री ने मनमोहन सिंह के साथ दरियादिली दिखाई, न्याय किया? तो इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, लेकिन मैं 2 आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। अगर आप मनमोहन सिंह के 10 साल देखें तो जो देश की आर्थिक विकास की दर थी वो 2014 से 2024 के मुकाबले ज्यादा रही है। हालांकि इस पर जो एनडीए के समर्थक है उनका एक अलग दावा रहा है। इस पर यूपी वाले कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो जो गणना ही बदल दी, उन्होंने सीरीज बदल दी, इसलिए उनका आंकड़ा बढ़ गया। पर कुल मिला के मनमोहन सिंह और के दौर में या नरेंद्र मोदी के दौर में आर्थिक विकास की दर बढ़ती रही, लेकिन मनमोहन सिंह के यहां ज्यादा रही। हालांकि इसका एक कारण यह भी है कि जब कोरोना वायरस के बाद में लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक हुआ, उसका भी असर नरेंद्र मोदी के जो 10 साल है उसके ऊपर पड़ा, उनकी ग्रोथ कम होने में। लेकिन अगर 10 साल को क्या आंकड़ों को देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह कुछ 1% से उनके कार्यकाल में इकोनॉमी तेजी से ग्रो हुई। लेकिन वो मार कहाँ गई उनकी सरकार? तो वो है महंगाई को काबू करने में। महंगाई उस समय जो है बहुत ज्यादा थी, 9% से ज्यादा महंगाई थी। फूड इन्फ्लेशन और उससे ज्यादा डबल डिजिट में होता था। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। और ऐसा माना जाता है कि अगर महंगाई को मनमोहन सिंह ने बेहतर ढंग से मैनेज किया होता तो कांग्रेस इतनी बुरी तरह से चुनाव नहीं हारती। मतलब जो उसको चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उसके पीछे एक कारण यह भी था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये मनमोहन सिंह की कुल कहानी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं पसंद आया या आपके कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसका जवाब देंगे।